बाजार में निचले स्तर से शानदार रिकवरी। सेंसेक्स निफ्टी की फ्लैट क्लोजिंग। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में बिकवाली। फार्मा, मेटल, ऑटो शेयरों पर दबाव। तेल, गैस, आईटी शेयरों में खरीदारी। रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम को ठंडे बस्ते में डाल सकती है सरकार। बजट में स्कीम पर हो सकता है फैसला। सोने की बढ़ती कीमतें बनी वजह। दिल्ली चुनाव में कांग्रेस का बड़ा दांव। हर परिवार को 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा देने का वादा। जीवन रक्षा योजना में अस्पताल से छुट्टी के बाद भी मिलेगा कवरेज। पीएम मोदी ने विशाखापट्टनम में किया रोड शो। साथ में चंद्रबाबू और पवन कल्याण। आंध्र प्रदेश को देंगे 2 लाख करोड़ से ज्यादा की सौगात। आज हुई वन नेशन वन इलेक्शन पर जेपीसी की पहली बैठक। 18,000 पन्नों के दस्तावेज लेकर पहुंचे बीजेपी सांसद संबित पात्रा। बिल की डिटेल पर हुई चर्चा। स्कोडा ने ग्लोबल मार्केट में पेश की 2025 ईवी एसयूवी एनियाक। 590 किलोमीटर तक की रेंज। 28 मिनट में 80% तक होगी चार्ज। इसी साल भारत में भी होगी लॉन्च। सरकार सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम को ठंडे बस्ते में डाल सकती। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बजट में सोवरेन गोल्ड बॉन्ड पर फैसला हो सकता है। और क्या डिटेल्स है जानने के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। बताएं लक्ष्मण जी, क्या योजना है सरकार की? दरअसल सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जो है लोगों का काफ़ी पसंदीदा इन्वेस्टमेंट एवेन्यू बन चुका था। तो अब जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक इस बार जो सरकार बजट पेश करेगी उसमें सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, जिसको 2015 में लॉन्च की गई थी, उस स्कीम को आगे जारी नहीं रखने का ऐलान सरकार कर सकती है। या फिर इस स्कीम के बारे में कोई आवंटन जो पैसे का किया जाता है वो आवंटन करती हुई नहीं दिखेगी सरकार। और हो सकता है कि स्कीम जारी ना करें, ये ऐलान औपचारिक तौर पे ना करें, लेकिन साइलेंट हो जाए। यानी अगले कारोबारी साल में अब सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जारी नहीं किया जाएगा। इस बात के संकेत आपको बजट में देखने को मिल सकते हैं। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की वजह से सरकार को लगता है कि जो मकसद हम पूरा करना चाहते थे वो मकसद पूरा कर नहीं पाई। गोल्ड इंपोर्ट लगातार बढ़ रहा है। गोल्ड इंपोर्ट की वजह से सीएडी बढ़ रहा है। और दूसरी तरफ जो गोल्ड की कीमतें हैं वो जिस तरीके से बढ़ रही हैं उससे सरकार को नुकसान हो रहा है। क्योंकि इस स्कीम के तहत जिस कीमत पर आप सोना खरीदते हैं और जिस कीमत पर आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को इनकैश करने जाते हैं तो उस वक्त की कीमत के आधार पर पैसा दिया जाएगा। ऊपर से 2.5% इंटरेस्ट सरकार देती है। तो 2.5% इंटरेस्ट जो है वो सरकार को बड़ा महंगा पड़ रहा है। तो मुझे सूत्र बता रहे हैं कि अब सरकार इसको आगे जारी रखने के मूड में है नहीं। चालू कारोबारी साल में 18,500 करोड़ रुपए को सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के लिए पैसा आवंटित किया गया था, लेकिन अभी तक कोई ट्रांच इशू नहीं किया गया है। अब लगता है कि आगे हुई सरकार इसको डिसकंटिन्यू कर देगी। शुक्रिया लक्ष्मण जी। बढ़ते हैं आगे। लाखों लोगों को रोजगार और सरकार को करोड़ों का राजस्व देने वाली डायमंड इंडस्ट्री बुरे दौर से गुजर रही है। बजट में वित्त मंत्री से इस इंडस्ट्री को काफी उम्मीदें हैं। देखिए केतन जोशी की रिपोर्ट। कम निवेश में अधिक रोजगार देने वाले सेक्टर में डायमंड इंडस्ट्री का भी नाम शामिल है। हालांकि दुनिया में युद्ध के माहौल के चलते पिछले 2 साल से इंडस्ट्री काफी मुश्किलों के दौर से गुजर रही है। बैंक इस इंडस्ट्री को आसानी से लोन नहीं देते हैं और मशीनरी पे कोई सब्सिडी नहीं है। स्टार्टअप में इनकी गिनती हो नहीं रही और साथ ही इंडस्ट्री मुद्रा लोन से भी वंचित है। इसीलिए अब इन्हें बजट से ही उम्मीदें हैं। मेक इन इंडिया उसी विजन से हम काम कर रहे हैं। लैब ग्रोन डायमंड जो है इंडिया में ही उत्पादन हो रहा है और यहीं पे पॉलिश होके उसका एक्सपोर्ट हो रहा है। डायमंड इंडस्ट्री का सालाना टर्नओवर 3 लाख करोड़ के आसपास है और ये 40 लाख लोगों को रोजगार भी देती है। लेकिन इस साल हजारों कारखाने मंदी के चलते बंद हो गए हैं। अब यहाँ काम करने वाले बजट से उम्मीद लगाए बैठे हैं। हमारे लिए काम अच्छे से चले और बीमा और रहने के लिए आवास योजना की व्यवस्था की जाए। अब हम इतने सालों से 10 साल से लगातार काम कर रहे हैं हीरे में, लेकिन कोई सुधारा आ नहीं रहा है। ना पगार बढ़ने की जगह घटाई जा रही है, काम हो नहीं रहा है ठीक से। हम चाहते हैं सरकार हमारे लिए कुछ करे। इस इंडस्ट्री को बजट में अगर थोड़ी सी भी राहत मिल जाती है तो न केवल मेक इन इंडिया का सपना पूरा हो सकता है, लेकिन मुश्किल दौर में नई लाखों नौकरियां भी पैदा हो सकती है। केतन जोशी, अहमदाबाद।
और रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री ने वित्त मंत्री से बजट में ड्यूटी फ्री रॉ मटेरियल टैक्स में राहत और रियायती दरों पर कर्ज की मांग की है। एमएसएमई मैन्युफैक्चरर्स और एक्सपोर्टर्स का कहना है कि चीन और वियतनाम जैसे देशों के मुकाबले उत्पादन लागत ज़्यादा होने के चलते ग्लोबल एक्सपोर्ट मार्केट में इंडस्ट्री पिछड़ रही है। नोएडा की इस रेडीमेड गारमेंट फैक्ट्री में यूनाइटेड कलर ऑफ बेनेटन, H&M, ओनली और ज़ारा जैसे टॉप यूरोपियन और अमेरिकी ब्रांड्स के लिए एक्सपोर्ट ऑर्डर तैयार हो रहा है। काम दिन रात चल रहा है ताकि समय रहते समर कलेक्शन का कंसाइनमेंट तैयार हो सके। कंपनी के पास फिलहाल ऑर्डर भी भरपूर है, लेकिन कंपनी के प्रेसिडेंट राहुल मलिक अपने घटते मार्जिन की वजह से बेहद चिंतित हैं कि वो कॉस्टिंग को लेकर इंपोर्टर्स की उम्मीदों पर कब तक खरे उतर सकेंगे, क्योंकि उत्पादन लागत लगातार बढ़ता जा रहा है। लास्ट ईयर के कंपैरेटिव हमारे पास बेटर ऑर्डर्स हैं और बांग्लादेश के अनरेस्ट के बाद जो है बायर्स का फोकस जो है इंडिया की तरफ काफ़ी रहा है। चाइना सेंटीमेंट से भी इंडिया में काफ़ी ऑर्डर की इनफ्लो आए हैं। बट द मेन चैलेंज व्हाट वी फेस राइट नाउ इज द एफिशिएंसी लेवल्स एंड द प्राइसिंग लेवल्स। इंडस्ट्री ने वित्त मंत्री से गुजारिश की है कि सस्ती दरों पर रॉ मटेरियल मुहैया कराने के लिए सभी तरह के कॉटन फाइबर और गारमेंट मशीनरी पर से इंपोर्ट ड्यूटी हटाई जाए। एमएमएफ फाइबर यार्न पर QCOs यानी क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स में ढील दी जाए। एक्सपोर्ट ऑर्डर्स पर सस्ता कर्ज मिल सके, इसलिए इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम को अगले 5 साल तक बढ़ाया जाए। नए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए 15% की दर से रियायती इनकम टैक्स लागू हो। फैक्ट्री मॉडर्नाइजेशन के लिए टफ्स जैसी वैकल्पिक स्कीम लाई जाए। ई कॉमर्स के जरिए एक्सपोर्ट्स के नियमों में ढील दी जाए और साथ ही एमएसएमई सेक्टर से जुड़ी पेमेंट्स की दिक्कतों को जल्द दूर की जाए। एमएसएमई को 45 दिन में पेमेंट करनी पड़ती है और हमारी जो पेमेंट्स हैं जो हम फॉरेन के बायर के साथ डील करते हैं वो 90 डेज और 120 डेज के बाद आती हैं। तो एटलीस्ट एक्सपोर्टर्स के लिए कोई ऐसा प्रावधान बनाया जाए जिसके अंदर उनको कुछ छूट मिले, नहीं तो इनकम टैक्स हमारा कट जाता है उसमें। तो उसको पूरा करने के लिए एक बहुत ये गैप है जो कि बहुत तकलीफ दे रहा है सबको, एमएसएमई के लिए खासकर। उसके लिए सरकार से प्रार्थना है कि वो इसमें कुछ ऐसा राह निकाले कि उनको भी थोड़ी राहत मिले। ग्लोबल अनिश्चितताओं के बावजूद रेडीमेड गारमेंट का एक्सपोर्ट वॉल्यूम सालाना 11 से 12% की दर से बढ़ रहा है, लेकिन कुल एक्सपोर्ट अभी भी 13 से 16 बिलियन डॉलर के आसपास ही बना हुआ है। जानकारों के मुताबिक इंडस्ट्री को ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन को अपनाने और सस्टेनेबल मॉडल पर काम करने की जरूरत है ताकि ब्रांड मेड इन इंडिया की चमक ग्लोबल मार्केट में फीकी न पड़े। क्लाइमेट चेंज से जुड़े कंप्लायंस और ऑटोमेशन के मोर्चे पर कहीं न कहीं इस वक्त घरेलू रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री को बड़े सपोर्ट की जरूरत है। अगर बजट भाषण में वित्त मंत्री पेमेंट से जुड़ी दिक्कतों का समाधान, लिक्विडिटी बढ़ाने और ब्याज दरों में राहत जैसे बड़े ऐलान करती हैं, तो इससे कहीं न कहीं घरेलू रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री को न सिर्फ अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्पीड बढ़ाने में मदद मिलेगी, बल्कि प्राइसिंग के मामले में भी वो चीन और वियतनाम जैसे देशों को आसानी से पछाड़ सकेंगे। कैमरामैन बलबीर के साथ आलोक प्रियदर्शी, CNBC आवाज, नोएडा। क्या इस बार बजट में इनकम टैक्स में बड़ी राहत मिलेगी? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। निर्मला सीतारमण का ये बजट स्टॉक मार्केट के लिए होगा मेक और ब्रेक। कंजम्पशन, केपेक्स और न्यू एज रिफॉर्म्स की है दरकार, ग्रोथ को भी देनी है फुल रफ्तार। रोजगार बढ़ाना है और टैक्स कम कर मिडिल क्लास को भी लुभाना है। मोदी 3.0 के इस खास बजट का पूरे देश को है इंतजार, क्या करेगी सरकार? देखिए बजट की सबसे बड़ी कवरेज मेरे साथ आपके अपने चैनल CNBC आवाज पर। पिछले कुछ साल से कॉटन टेक्सटाइल यूनिट पॉलिएस्टर में तब्दील हो रहे हैं। इसके पीछे क्या है कारण? क्या कॉटन के कपड़े अब कम बिकेंगे? ये जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। यह है अहमदाबाद का स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्सटाइल यूनिट। इसकी शुरुआती पहचान कॉटन के कपड़े बनाने में थी, लेकिन बीते कुछ सालों से फैक्ट्री पॉलिएस्टर कपड़ा भी बना रही है और इसकी वजह है पॉलिएस्टर कपड़ों की बढ़ती डिमांड। हमने हमारा पहला स्टेबलाइज कांकरिया टेक्सटाइल जब किया था, उस समय हम लोग पॉलिएस्टर से जुड़े हुए थे।
तो 2002 से लेकर के 2010 तक हमने काफ़ी पॉलिस्टर का काम किया। उसमें पॉलिस्टर का चलन बहुत ज़्यादा था। उसके बाद 2012 के बाद में हमने टोटली कॉटन में कन्वर्ट हो गए। कॉटन प्राकृतिक है जबकि पॉलिएस्टर सिंथेटिक। दोनों की कीमत में भी काफी अंतर है। एक और जहां फैक्ट्री में कॉटन 68 रुपए प्रति मीटर में बनता है, वहीं पॉलिएस्टर की लागत 36 रुपए प्रति मीटर ही आती है। कॉटन वैसे ही महंगा है और इस वक्त इसका भाव भी ऑल टाइम हाई है। अहमदाबाद टेक्सटाइल प्रोसेसर एसोसिएशन का कहना है कि अहमदाबाद में करीब 125 यूनिट्स हैं, जिनमें से कुछ यूनिट कॉटन से पॉलिएस्टर पर शिफ्ट हो चुकी हैं, वहीं कुछ यूनिट्स में कॉटन और पॉलिएस्टर दोनों का उत्पादन हो रहा है। इंडस्ट्री में आने वाले इस बदलाव का कारण है चीन से इंपोर्ट हो रहा सस्ता पॉलिएस्टर, जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। कॉटन से पॉलिएस्टर में शिफ्ट होने का वजह है, एक तो अभी पॉलिएस्टर है वो कॉटन बेस्ड जैसा भी बैठने लगा और सब्लिमेशन जिस हिसाब से रेट को जो है इसका पॉलिएस्टर का वो काफ़ी सस्ता पड़ जाता है और उसकी जॉब वर्क भी फैक्ट्री वगैरह बहुत कम काफ़ी कम रेट में वो जॉब होता है और तो क्वांटिटी अभी फिलहाल पॉलिएस्टर की तरफ है और चाइना का कपड़ा भी काफ़ी पॉलिएस्टर का ही डंप ज़्यादा हो रहा है। भारत पूरी दुनिया में कॉटन के कपड़े की सप्लाई करता है। ऐसे में कुछ जरूरी बदलाव करने से इंडस्ट्री के हालात सुधर सकते हैं। सस्ता होने के कारण भले ही पॉलिएस्टर अभी ट्रेंड में है, लेकिन चाइना फैक्टर को काउंटर कर सकते हैं तो फिर से कॉटन अपने सर्वोच्च स्तर पर आ सकता है। केतन जोशी, अहमदाबाद। और अब बात करते हैं आज के बाजार की। बाजार में निचले स्तर से शानदार रिकवरी देखने को मिली और सेंसेक्स निफ्टी की फ्लैट क्लोजिंग हुई है। सेंसेक्स 51 पॉइंट गिरा, निफ्टी 19 पॉइंट फिसल कर बंद हुआ है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी बिकवाली हावी रही। आज सेंसेक्स के 30 में से 16 शेयरों में गिरावट दिखी। निफ्टी के 50 में से 27 शेयरों में गिरावट रही। डिटेल्स बता रही हैं कंचन नौटियाल। तो आज डेफिनेटली बाजार में एक रिकवरी तो हमें देखने को मिली है, लेकिन अब बात कर लेते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन किस तरीके का रहा है। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी में जो बढ़ने वाले शेयर है। सबसे पहले नाम आता है ONGC का, जहां पे हमें 3% की तेजी देखने को मिली है। ITC 2%, एशियन पेंट्स 2% और डॉक्टर रेड्डी लैब्स में भी हमें करीब करीब 2% का इजाफा देखने को मिला है। लूजिंग पॉकेट में सबसे पहले नाम आता है अपोलो हॉस्पिटल का, 4% की कमजोरी लेके बैठा है। ट्रेंट में 3%, अल्ट्राटेक सीमेंट में करीबन 2% और श्रीराम फाइनेंस भी करीबन 2% की कमजोरी के साथ बंद हुआ है। मिड कैप की तरफ नजर डाली जाए तो फीनिक्स मिल्स में करीबन 5% का इजाफा, सुप्रीम इंडस्ट्रीज 2%, SRF 2% और कोलगेट में भी करीब करीब 2% की बढ़त हमें देखने को मिली है। लूजिंग साइड में बात करी जाए मिड कैप के अंदर तो डिक्सन टेक्नोलॉजी में करीबन 8.5% की कमजोरी, पेटीएम 8.5%, IGL 6% और ल्यूपिन में भी करीबन 5% का डाउनसाइड हमें देखने को मिला। बात कर लेते हैं FNO में कौन से बढ़ने वाले शेयर्स रहे हैं। ऑयल इंडिया में 4% का इजाफा, ONGC 3%, L&T फाइनेंस में 3% और बर्जर पेंट्स भी करीबन 2.5% की बढ़त के साथ आज बंद हुए हैं। बर्नस्टीन और जेफरीज की रिपोर्ट के बाद रिलायंस में जोश देखने को मिला है। दोनों ब्रोकरेजेस की कंपनी पर क्या राय है, बता रही है हमारी सहयोगी श्रेया। बिल्कुल, रिलायंस में अच्छी खासी तेज़ी आज गिरते बाजार में देखने को मिली और दो ब्रोकरेजेस फर्म्स की रिपोर्ट, जैसा कि आपने मेंशन किया, सर बर्नस्टीन की और जेफरीज की रिपोर्ट आई है। दोनों ही काफ़ी बुलिश रिपोर्ट है। बर्नस्टीन ने जहां आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है, टारगेट 1520 रुपये प्रति शेयर कर दिया। 18% का अपसाइड पोटेंशियल बर्नस्टीन को इस पर्टिकुलर काउंटर में नजर आता है। वही जेफरीज की बात करें तो बाय की कॉल और अच्छा खासा टारगेट यहाँ पे 1690 रुपये प्रति शेयर का टारगेट देते दिख रहे हैं जेफरीज, और यहाँ पे 26% का अपसाइड पोटेंशियल रिलायंस पर उनको नजर आ रहा है। देखिए, दोनों ही फर्म का मानना है कि 2025 में जो है हालात कंपनी के सुधर सकती है। कंपनी की जो वैल्यूएशन है, क्योंकि वो अभी बहुत चीप वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है कोविड के बाद से, दैट इज मार्च 2020 के बाद से। और जेफरीज का मानना है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में जो चैलेंजेस हमने देखे, चाहे वो लोअर अर्निंग्स ग्रोथ हो, रिटेल के लिए मीडियम टर्म ग्रोथ आउटलुक पर चिंताओं को लेकर निफ्टी के कंपैरिजन में 15% अंडर परफॉर्म किया है रिलायंस ने, लेकिन अब जो है रिटेल में मीडियम टर्म ग्रोथ वापस आ सकती है, उसका एक फ़ायदा होता हुआ दिखेगा। साथ ही फाइनेंशियल 2026 तक जियो की जो लिस्टिंग हो जाएगी उससे हालात सुधरते नजर आएंगे। साथ ही EBITDA की बात करें तो वहाँ पर भी ग्रोथ संभव दिख रही है और यहाँ पे 14% की ग्रोथ फर्म को नजर आ रही है। वही बर्नस्टीन का मानना है कि अर्निंग्स
ग्रोथ ठीक रहेगी। इसके पीछे कारण देखें तो टेलीकॉम और रिटेल में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है, उसके सहारे अर्निंग्स ग्रोथ अच्छी रहेगी और रिफाइनिंग मार्जिन में भी एक रिबाउंड दिखेगा, इसलिए रिलायंस फोकस में। और आपका चहेता चैनल CNBC आवाज़ 20 साल पूरे करने जा रहा है। 13 जनवरी 2005 में इसकी 20वीं सालगिरह होगी, 2025 में 20वीं सालगिरह होगी। 2005 में चैनल खुला था। हम इन 20 सालों को समृद्धि का अमृतकाल कह रहे हैं, क्योंकि इन 2 दशकों में हर मोर्चे पर क्रांतिकारी बदलाव देखे गए हैं। मार्केट की 20 सालों की समृद्धि की यात्रा कैसी रही, बता रही हमारी सहयोगी मिताली जैन। इस हफ्ते हम सेलिब्रेट कर रहे हैं CNBC आवाज़ के सफल 20 साल, समृद्धि का अमृतकाल। ये सिर्फ एक न्यूज़ चैनल का सफ़र नहीं, बल्कि भारत के स्टॉक मार्केट्स, इंडस्ट्रीज और हर इन्वेस्टर की तरक्की की कहानी है। तो चलिए एक नज़र डालते हैं इस फिनोमिनल ग्रोथ स्टोरी पर। सबसे पहले बात करते हैं सेंसेक्स की। तो 2005 में जब शुरुआत हुई थी तो लेवल से करीबन 6,500 के आसपास, जो आज पहुँच चुके हैं 79,000 लेवल्स पर, यानी कि 1100% ग्रोथ देखने को मिली। निफ्टी की अगर बात करें तो 2005 में निफ्टी का लेवल था सिर्फ 2850 पॉइंट्स। यहाँ हमने देखी 1075% की तगड़ी ग्रोथ और आज लेवल्स पहुंच चुके हैं 23,600 के आसपास। ये नंबर्स बताते हैं कि कैसे इंडियन इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट्स दोनों ही रैपिड ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पर है। अब समझते हैं निफ्टी 50 TRI की बात। TRI यानी टोटल रिटर्न इंडेक्स, ये सिर्फ प्राइस अप्रिसिएशन ही नहीं बल्कि डिविडेंड रिटर्न्स को भी कंसिडर करता है। तो 2005 में निफ्टी 50 TRI के लेवल से 2450 और आज देखा जाए तो ये 35,700 के यहाँ ट्रेड कर रहे हैं, यानी 1350% का अच्छा खासा राइज। सिर्फ निफ्टी ही नहीं, बाकी इंडेक्सेस ने भी हिस्टोरिकल हाइज अचीव किए हैं। मिड कैप इंडेक्स की अगर बात करें तो 2005 में 3400 के लेवल से 2024 में आज 57,650 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है, यानी कि 1600% का अच्छा खासा जंप। स्मॉल कैप इंडेक्स भी इसी तरह 1530% के रिटर्न के बाद आज 55,700 लेवल पर ट्रेड कर रहा है। तो इक्विटी मार्केट कैप की अगर बात की जाए तो 2005 के 24 लाख करोड़ से आज का आंकड़ा पहुंच गया है 440 लाख करोड़ के आसपास का। ये सारे फैक्टर्स बताते हैं कि लार्ज कैप के साथ मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स भी कितना इंपॉर्टेंट होते हैं वेल्थ क्रिएशन में। तो 20 सालों में CNBC आवाज़ सिर्फ एक न्यूज़ चैनल नहीं रहा, बल्कि एक ट्रस्टेड गाइड, एक फाइनेंशियल मेंटोर बन रहा है। इन्वेस्टर्स को लेटेस्ट अपडेट्स देने हो, एक्सपर्ट्स को इनसाइट्स और ओपिनियंस के जरिए एम्पावर करना हो, या एक फाइनेंशियल इकोसिस्टम की तरह नर्चर करना हो, हम हमेशा आपके साथ खड़े हैं और आगे भी इसी तरह खड़े रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विशाखापत्तनम में ग्रैंड रोड शो किया। इस दौरान आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री इंद्र चंद्रबाबू नायडू और डिप्टी CM पवन कल्याण भी उनके साथ दिखे। इस पूरे रोड शो के दौरान सड़कों पर भारी जन सैलाब भी दिखा। अपने संबोधन में PM मोदी ने कहा कि आंध्र प्रदेश संभावनाओं और अवसरों का राज्य है। हमारा आंध्र प्रदेश संभावनाओं का और अवसरों का, पॉसिबिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज का राज्य है। जब आंध्र की ये पॉसिबिलिटीज साकार होगी तो आंध्र भी विकसित बनेगा और तभी भारत भी विकसित राष्ट्र बनेगा। इसलिए आंध्र का विकास ये हमारा विजन है। आंध्र के लोगों की सेवा ये हमारा संकल्प है। कांग्रेस ने दिल्ली चुनाव में बड़ा वादा किया है। पार्टी ने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो दिल्ली के हर परिवार को 25 लाख तक मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। पार्टी ने इसे जीवन रक्षा योजना का नाम दिया है। राजस्थान में अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री रहते हुए इस तरह की योजना पेश की थी, जो बहुत लोकप्रिय रही थी। अब उसी तर्ज पर कांग्रेस ने दिल्ली में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा देने का वादा किया है। इसे केजरीवाल आतिशी सरकार के स्वास्थ्य मॉडल का बेहतर विकल्प भी बताया जा रहा है। इस योजना में लोगों के अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद घर पर स्वास्थ्य लाभ लेने के दौरान दवाओं का खर्च भी दिया जाता है। इससे पहले कांग्रेस महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये और 400 यूनिट बिजली फ्री करने का वादा भी कर चुकी है।
आज वन नेशन वन इलेक्शन बिल की समीक्षा करने के लिए गठित जेपीसी की पहली बैठक हुई। आज की बैठक में समिति के सदस्यों को बिल की डिटेल जानकारी दी गई। बीजेपी सांसद संबित पात्रा मीटिंग के लिए एक भारी भरकम सूटकेस लेकर पहुंचे, जिसमें बिल से संबंधित 18,000 पन्नों के दस्तावेज थे। आपको बता दें कि पिछले संसद सत्र के दौरान सरकार ने ये बिल लोकसभा में पेश किया था, जिसे विस्तृत चर्चा के लिए जेपीसी को भेज दिया गया था। ये बिल पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिशों के आधार पर तैयार किया गया है। और यहाँ एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे झलक स्कोडा की नई ईवी एनियाक की। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आवाज समाचार में। स्कोडा ने आज अपनी फेसलिफ्ट एनियाक ईवी को ग्लोबल मार्केट में अनवील किया है। ये मॉडल मॉडर्न सॉलिड डिजाइन फिलॉसफी पर बेस्ड है। एनियाक ईवी को अपडेटेड डिजाइन और नई फीचर्स के साथ शोकेस किया गया है और ये दो बॉडी टाइप एसयूवी और कूपे फॉर्म में मिलेगी। फीचर्स की बात करें तो इसमें टेक डेक मिल जाएगा और स्लिम हेडलाइट्स मिलेंगी। 580 से 590 किलोमीटर की रेंज मिलेगी और ख़ास बात यह है कि इसे फास्ट चार्जर से 28 मिनट से 10 से 80% तक चार्ज किया जा सकता है। बता दें कि एनियाक यूरोप में साल 2024 की बेस्ट सेलिंग इलेक्ट्रिक कार रही है और इसका लॉन्च मिड 2025 में होने की संभावना है। स्कोडा की प्री फेसलिफ्ट एनियाक ईवी 17 को इस महीने भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में पेश किया जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा टेक मेला CES 2025 यानी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो अमेरिका के लास वेगस में जारी है। वहां दुनिया भर की छोटी बड़ी कंपनियां कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में टेक्नोलॉजी का कमाल दिखाते हुए प्रोडक्ट्स शोकेस कर रही हैं। हमारी संवाददाता शिवानी घरत ने ऐसे कुछ दिलचस्प डिवाइसेस का जायजा लिया है। LG ने दुनिया का पहला ट्रांसपेरेंट टीवी लॉन्च किया है। कंपनी पिछले साल ही इस टीवी की झलक दिखा चुकी है, लेकिन अब LG सिग्नेचर OLED टीवी बिक्री के लिए तैयार हो चुका है। क्या है इस टीवी की खासियत, फीचर्स, स्पेसिफिकेशंस और कीमत, चलिए जानते हैं। दुनिया का पहला ट्रांसपेरेंट टीवी फाइनली हिटिंग द मार्केट। LG Electronics has launched 77 इंच वाला LG Signature OLED T, दुनिया का सबसे पहला ट्रांसपेरेंट वायरलेस 4K OLED टीवी सेट। सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स में, दूसरे मार्केट्स में आने वाले दिनों में वो लॉन्च करने वाले हैं। ये CES में पिछले साल इनफैक्ट अनवेल हुआ था। फाइनली आप इसे खरीद सकते हैं। LG के हिसाब से OLED T जो है इट इज लाइक अ मॉन्यूमेंटल लीप बोथ टेक्नोलॉजी और डिजाइन इनोवेशन में। अभी सिग्नेचर OLED T कैन स्विच ट्रांसपेरेंट या फिर ओपेक स्क्रीन, दोनों के बीच आप कुछ चीजें इस पे शोकेस कर सकते हैं। आर्ट वर्क, वीडियोस, फोटोज टीवी की तरह तो देख ही सकते हैं, कहीं पर भी पोजीशन कर सकते हैं। इट कैन बी पोजीशन फॉर एग्जांपल एक विंडो की जगह पे, एक खिड़की की जगह पे आप इसे पोजीशन कर सकते हैं और ट्रांसपेरेंटली बाहर भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी कीमत है वॉपिंग $60,000। असम की एक उपेक्षित कोयला खदान में फंसे 9 में से एक मजदूर की डेड बॉडी आज बाहर निकाली गई। बाकी 8 मजदूरों को बचाने के लिए सेना, नेवी और NDRF जैसी एजेंसियों की टीमें लगी हुई हैं। असम मेघालय सीमा पर उमरांगसो में भारी बारिश के चलते 300 फीट गहरी रैट माइन में पानी भर गया था और इसमें गैर कानूनी खनन कर रहे 9 मजदूर फंस गए थे। सूत्रों के मुताबिक खान के भीतर करीब 100 फीट पानी भरा हुआ है। इसके चलते रेस्क्यू ऑपरेशन में काफ़ी मुश्किल हो रही है। खदान से पानी निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। आज जिस मजदूर की बॉडी निकली है उसकी पहचान नेपाल के रहने वाले गंगा बहादुर के रूप में हुई है।
अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के लॉस एंजलिस इलाके में आग और तेज़ हवा ने तबाही मचा रखी है। दक्षिणी कैलिफोर्निया के लाखों लोग रेड अलर्ट पर रखे गए हैं। अभी आग के चलते 2900 एकड़ का इलाका खाक हो चुका है, लेकिन अभी तक जान के नुकसान की खबर नहीं है। करीब 30,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है और राज्य के गवर्नर ने इमरजेंसी का ऐलान भी किया है। यहां घरों में आग लगनी शुरू हो चुकी है। 2 लाख से ज़्यादा घरों और बिजनेसेस में बिजली की सप्लाई रोक दी गई है। स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। वहीं आग पर नियंत्रण के लिए फायर फाइटर्स को लगाया गया है। ये आग शुष्क मौसम और तेज़ हवाओं के चलते लगी है और इसके और बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है। भारत सरकार ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के वीज़ा की अवधि बढ़ा दी है। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने उनका पासपोर्ट रद्द कर दिया है। बांग्लादेश में तख्तापलट होने के बाद से शेख हसीना भारत में रह रही हैं। भारत सरकार ने उनका वीज़ा ऐसे समय में बढ़ाया है जब बांग्लादेश ने उन्हें वापस किए जाने की मांग की है। इतना ही नहीं, बांग्लादेश सरकार ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट काफ़ी पहले से जारी कर रखा है। और मकर संक्रांति के दिन आकाश में लहराती पतंग और उसको ज़मीन से जोड़ने वाली डोर का अनोखा गृह उद्योग है। ये कैसे आगे बढ़ रहा है और सालाना कितना बड़ा बिजनेस है, बता रहे हैं केतन जोशी। पूर्वी अहमदाबाद में आपको हर घर में कलरफुल पतंग बनते दिख जाएंगे। मकर संक्रांति एक दिन पतंग उड़ाने का महोत्सव है, लेकिन पतंगे साल के 9 महीने लगातार बनती रहती हैं। गुजरात में 1.5 लाख लोगों के लिए ये रोजगार का जरिया है। मैं 10 साल की थी, जब से काम कर रही हूँ, रोज लगाती हूँ 2000, उससे 300-400 मिलते हैं। सादा लिस्टर और मेटल पेपर से पतंगे बनती हैं। बैम्बू स्टिक की मदद से पतंग को आकार दिया जाता है। 12.5 से 52.5 इंच तक की पतंगे सबसे ज्यादा बिकती हैं। कीमत की बात करें तो एक पतंग 2 से लेकर 20 रुपए में मिलती है। इस अनऑर्गेनाइज्ड बिजनेस का सालाना कारोबार 650 से 750 करोड़ रुपए का है। काफी लोगों को रोजगार मिलता है। समझो यहाँ पे जो बस्ती है, अल्लाह नगर है, इसके आजू बाजू जो एरिया है, तो उसमें 50 से 75% घर में काम होता है। सब कुछ ही रोजगार मिलता है। लेडीज़ घर में सब काम करती है। देश की 65% पतंगे और डोर गुजरात में बनती हैं और अमेरिका, मध्य एशिया और कनाडा जैसे देशों में एक्सपोर्ट भी की जाती हैं। आसमान में तो कुछ ही पल रहने वाली ये पतंग जमीन पर लाखों लोगों को रोजगार देती है और इस गृह उद्योग में समय समय पर बदलाव होने के कारण हर साल इसका वॉल्यूम भी काफी बढ़ता जा रहा है। केतन जोशी, अहमदाबाद। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट रहिए और जुड़े रहिए CNBC आवाज से हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।